मैं अभिषेक शुक्ला आप सभी बच्चों को बहुत बहुत नमस्कार करता हूं और बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक शानदार से प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। तो उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ मस्त व्यस्त होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया से चल रही होगी। तो आज चलिए आज एक बेहतरीन सी क्लास को हम शुरुआत करते हैं। सो एज माय नेम इज अभिषेक शुक्ला एंड आई हैव थ्रेड्स ऑफ एक्सपीरियंस टीचिंग फील्ड। आई एम स्पेशलाइज्ड फॉर सब्जेक्ट ऑफ एडटेक कॉमर्स and this is my code. You can use this code to get 10% discount on the total amount of your subscription। और आप सभी बच्चे इंडिया के लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं जो कि है अनअकैडमी। और आप सभी बच्चे NTUGC नेट के लिए अनअकैडमी पर प्लेटफॉर्म पे जुड़ सकते हैं। आप सभी बच्चों के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है। आप सभी स्टूडेंट्स के लिए परफेक्ट स्टडी पार्टनर होने वाला है जो भी नेट की तैयारी कर रहे हैं। हर एक वेडनेसडे को यहाँ पे नए नए बैचेस मिल रहे हैं। आपके कुछ टॉप सब्जेक्ट करवाए जा रहे हैं। आपके पास प्लस और आइकॉनिक के बेनिफिट्स अवेलेबल हैं। आप सभी स्टूडेंट्स अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के साथ इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, PDF लाइव टेस्ट क्विजेस मिल जाते हैं। और यही अगर आप आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको ये सारी चीज़ तो बेनिफिट मिलेंगी। साथ ही साथ आपको पर्सनल कोच प्रोवाइड किया जाएगा, पर्सनल डाउट सॉल्विंग सेशंस, कंप्लीट स्टडी मटेरियल, इंटरव्यू प्रिपरेशन के लिए आपको SOPs, ये सारी ही चीज़ें आप सभी बच्चों को प्रोवाइड की जाएंगी। तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं। आप सभी बच्चों को ध्यान रखना है, इस कोड का ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करना है जिससे आपको 10% का डिस्काउंट मिल सके। चाहे आप प्लस का कोर्स ले रहे हैं, चाहे आप आइकॉनिक का कोर्स ले रहे हैं, इस कोड का ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करना है अभी 101। ठीक है, जैसे आप इस्तेमाल करेंगे 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट बिना पैसे मिल जाएगा। ठीक है, तो वो अभी 101 अप्लाई करेंगे और 10% का डिस्काउंट अवेल करेंगे। बेनिफिट्स आप सभी बच्चों को बता ही दिया गया कि क्या आपके बेनिफिट्स है प्लस और आइकॉनिक पे। ठीक है, तो प्लस का अगर लेते हैं तो आपको इतने ही बेनिफिट्स मिलेंगे, मतलब क्या लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल। बट अगर आप आइकॉनिक का लेते हैं तो इन 4 चीज़ों के साथ आपको और भी अलग अलग बेनिफिट्स मिल रहे होंगे। ठीक है, तो ये कुछ आपके बेस्ट क्लासेस है जो कि कराया जा रहा है। आपको बग्स बाउंटी अवेलेबल है जहाँ पर इनएप्रोप्रिएट कंटेंट लगता है अगर वीडियो के अंदर, देन यू कैन क्लेम इन रिगार्ड्स ऑफ पर्टिकुलर इशू। और आपको गूगल फॉर्म दिया गया है और जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको, और उसको आप फिल करके अपने उस पर्टिकुलर इशू के दौरान आप क्लेम कर सकते हैं प्राइज़ के लिए। ठीक है, आपको स्पेशल क्लासेस अवेलेबल है, फीचर्स अवेलेबल जहाँ पे आपको इंटरेक्टिव लाइव क्लासेस, हल लर्नर्स के लिए पोल्स, आप हैंड रेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। इसलिए कोई क्लास मिस नहीं करना। लेक्चर नोट्स आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, कहीं भी कभी भी किसी भी वक्त आप सभी बच्चे लोग इनको एक्सेस कर सकते हैं क्लासेस को। ठीक है, चलिए, तो अपकमिंग रिकॉर्डेड आप सभी बच्चों के पास कोर्सेस अवेलेबल है। 3 मंथ्स और 1 मंथ के सब्सक्रिप्शंस हाइक होने वाले हैं। सो जल्दी से फटाफट आप लोग सब्सक्रिप्शंस ले लें बच्चों। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द बेसिक पैराडिग्म्स इन द क्लासरूम टीचिंग। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा शिक्षण में बुनियादी प्रतिमान है। लर्निंग पैराडिग्म, इंस्ट्रक्शन पैराडिग्म, बोथ A and B, देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ एनी सच पैराडिग्म। तो जल्दी से फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर आप सभी स्टूडेंट्स का। चलिए, हिंदी वालों को जिसको नहीं दिख रहा है तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे बच्चों। क्या होगा आप सभी बच्चों का आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द बेसिक पैराडिग्म्स इन द क्लासरूम टीचिंग। सो लर्निंग पैराडिग्म, इंस्ट्रक्शन पैराडिग्म, बोथ A and B, या देयर इज नो रिक्वायरमेंट एनी पैराडिग्म, किसी भी प्रतिमान की ज़रूरत ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। तो C आपका हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। जिन मेरे प्यारे साथियों का आंसर C है वो एकदम बिल्कुल सही करेक्ट आंसर है। रितु जी गुड इवनिंग कह रहे हैं भाई, गुड इवनिंग। भाई अमेरिका से तो नहीं क्लास ले रहे हो मेरी? क्यों भाई, अमेरिका से क्लास ले रहे हो तो गुड इवनिंग अपनी जगह सही है, बट इंडिया से ले रहे हो तो गुड मॉर्निंग मुझे लगता है कि सही होगा। तो C आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। दैट इज वॉट बोथ A and B, आपका लर्निंग पैराडिग्म भी और इंस्ट्रक्शन पैराडिग्म भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द प्राइम रिक्वायरमेंट टू बिकम अ गुड टीचर इज टू हैव। एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए आपके पास किस चीज़ की आवश्यकता है। और ये क्वेश्चन मैं बार बार करवा चुका हूँ, एक बार और भी करवा चुका हूँ और समझा भी चुका हूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि ये आंसर मेरे पास सबके सही आएंगे।
ठीक है। तो लाइक शेयर क्लासेस को आप सभी स्टूडेंट ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में कर देंगे, जिससे आपको बच्चों लाइक शेयर करना किसी बच्चे को भूलना नहीं है। चलिए तो फटाफट जल्दी से आंसर करेंगे। क्या होगा बच्चों इसका आंसर? एक अच्छा शिक्षक बनने के लिए मुख्य आवश्यकता है, प्राइम रिक्वायरमेंट टू बिकम अ गुड टीचर इज टू हैव जेन्युइन इंटरेस्ट इन टीचिंग, नॉलेज अबाउट कंट्रोलिंग स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट नॉलेज या गुड एक्सप्रेशन। सो व्हाट विल बी योर राइट आंसर? सो डू फास्ट, आप सभी बच्चों को जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे। क्या होगा बच्चों आंसर? तो प्राइम रिक्वायरमेंट आपकी एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, जितनी भी एजुकेटर सभी आप लोगों की क्लास ले रहे हैं मेरे प्यारे साथियों, आप हर एक एजुकेटर की रेगुलर बेसिस पे क्लासेस ज्वाइन कीजिए। और एटलीस्ट मैं तो यही कहूँगा कि आप सभी बच्चे लोग, जितने भी बच्चे हैं, आप सभी स्टूडेंट्स हर एजुकेटर की, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट करवा रहा पेपर 1 की, चाहे आपका जो पेपर 2 है वो सब्जेक्ट करवा रहा है, क्योंकि ये एक ऐसा आपके पास जेनिथ पॉइंट है जहाँ पे आपकी तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो सकती है, क्योंकि सारे एजुकेटर मिलके आपके लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं। तो उस मेहनत को ऐसे ही न जाने दें, उस मेहनत के साथ आप भी थोड़ा मेहनत करिए और उसमें लगिए, और ज़रूर आप सभी बच्चों को सक्सेस मिलेगी। जो आपका और मतलब जो आपका विश है पूरी करने के लिए, वो विश ज़रूर पूरी होगी। सो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ व्हाट सब्जेक्ट नॉलेज। तो कभी भी जो सबसे प्राइम रिक्वायरमेंट, मोस्ट रिक्वायरमेंट होती है एक अच्छे टीचर की, वो क्या होना है कि उसके सब्जेक्ट के प्रति नॉलेज बहुत अच्छा खासा हो। ठीक है, नॉलेज बहुत अच्छा खासा हो। जितना अच्छा नॉलेज होगा उतना ही अच्छा उस एजुकेटर का, जो भी मतलब जो भी टीचर है, उस एजुकेटर कहते हैं ना कि एक टीचर ही तो है एक जो एक दुनिया को बदलने की ताकत रखता है अपने अंदर, और किसी भी चीज़ को संभव करने का ताकत रखता है अपने अंदर। तो वो तभी ताकत होगा जब उसके पास उस ताकत का हथियार होगा, और हथियार क्या है? नॉलेज। तो सब्जेक्ट नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अपने सब्जेक्ट में SME होना, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्टीज जिसको बोलते हैं। सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर नॉट ट्रू? निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? टीचिंग इज जस्ट एन आर्ट, टीचर्स कैन बी ट्रेंड ओनली, टीचर्स आर बोर्न, या ऑल ऑफ द अबव। सो क्या होगा इसका आंसर? जल्दी से फटाफट बता। सो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे भाई। क्या होगा आप सभी बच्चों का आंसर? सो डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कल आप लोगों की इतने देर तक की क्लास होगी भाई। देखो कल देखो बच्चे भी जुड़े रहे, काफ़ी अच्छे बच्चे रहे, क्योंकि देखो पढ़ाई के लिए कोई समय और कोई वो नहीं होता कि आप रात में पढ़ रहे हैं, दिन में पढ़ रहे हैं। ठीक है, ये मैटर नहीं करता है। पढ़ाई के लिए आपके पास बस डेडिकेशन आपके अंदर होना चाहिए, पढ़ाई के लिए आपके अंदर बस डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, टीचिंग एक प्रोफेशन, काफ़ी बच्चों को होगा सर टीचिंग इज़ एन आर्ट, बट टीचिंग एक प्रोफेशन है। प्रोफेशन के अंदर वो जो पढ़ाने की वे ऑफ टीचिंग है वो एक आर्ट है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना मैं क्या बोलना चाह रहा था। द मोस्ट डिज़ायरेबल स्किल ऑफ अ टीचर इज़ टू मेक द स्टूडेंट्स understand what the teacher says, cover the prescribed course, keep students relaxed while teaching, या keep higher authorities informed about the class activities. So जल्दी से फटाफट द मोस्ट डिज़ायरेबल स्किल ऑफ अ टीचर इज़ टू, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 10 सेकंड बचे हुए हैं, और ये मैंने बार बार बताया है कि आप सभी बच्चों को सिर्फ और सिर्फ टाइम के अंदर अंदर मेरे पास सारे आंसर्स आ जाने चाहिए। टाइम के अंदर अगर आंसर्स आ रहे हैं तो मैं ये समझता हूँ कि बच्चों की तैयारी टाइम मैनेजमेंट के साथ प्रॉपर अच्छे से चल रही है।
ठीक है, तो आपका ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या कि आपने स्टूडेंट को जितनी भी चीज़ें बोल रहे हैं, जैसे मैं हूँ, एक सबसे अच्छी चीज़ क्या होती है, मेरी इच्छा क्या होगी। अच्छा आप लोग खुद सोचिए, एक मेरी इच्छा क्या होगी। मेरी इच्छा तो यही होगी ना कि जो भी चीज़ें मैं बताना चाह रहा हूँ, जो भी चीज़ें मैं शेयर करना चाह रहा हूँ, वो मैं बच्चों को अच्छे से समझा सकूँ। इच्छा तो मेरी यही होगी अभी यहाँ पढ़ाने के टाइम, है कि नहीं है। तो यही सबसे मेरी बेस्ट विशेष है आप सभी बच्चों के लिए। तो ये बेस्ट विशेष करने के ही लिए तो मैं आप सभी बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। तो मेरा मोर डिज़ायरेबल स्किल क्या होगा, मैं अपने बच्चों को जो भी पढ़ाऊँ, जो भी बोलूँ, वो बच्चों को मेरे समझ में आए। ठीक है, जो भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ, राइट। तो ये आपका हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैच लिस्ट विद लिस्ट सेकेंड, मेमोरी लेवल हार्वर्ड, अंडरस्टैंडिंग लेवल मॉरिसन, रिफ्लेक्टिव लेवल हंट। तो ए बी सी। अच्छा ए बी सी तो सब में दिया, मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड सेकंड, सेकंड थर्ड फर्स्ट, या सेकंड फर्स्ट थर्ड। सो सभी स्टूडेंट्स लाइक शेयर करना नहीं भूलेंगे, लाइक शेयर करते जाएंगे क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में आप सभी बच्चे लोग। सो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 का। और जितने भी बच्चे क्लासेस में आ रहे हैं वो बच्चे लाइक और शेयर करते जाएं बच्चों, ठीक है। आप लोगों को लाइक शेयर ज़रूर कर देना है। सो आपका ए बिल्कुल सही आंसर है, ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या कि आपका ए बी सी के साथ फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि आपको HMH आपको थ्योरी पूरी तरीके से उम्मीद करता हूँ पता होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आज थोड़ा सा देखते हैं कितना क्वेश्चन हो पाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट लेवल्स ऑफ टीचिंग। Which of the following is the sequence of different levels of teaching? मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल, या फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर इसके बाद मेमोरी लेवल, फिर रिफ्लेक्टिव लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल और मेमोरी लेवल, या मेमोरी लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल एंड फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल। तो किस तरीके की लेवल ये डिसाइड की जाती है, एक बार जल्दी से बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षण के विभिन्न स्तरों का अनुक्रम है? मेमोरी स्तर, समझ स्तर, चिंतनशील स्तर को समझना, स्मृति स्तर, चिंतनशील स्तर, प्रतिबिंबित स्तर, समझ कर हिंदी में तो स्तरीय स्तर, हिंदी में तो आप सभी बच्चों को स्तर स्तरीय दिख रहे हैं भाई। चलिए तो आपका ए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ए विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, मेमोरी लेवल, इसके बाद अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर लास्ट में आता है रिफ्लेक्टिव लेवल। बार बार मैं आप लोगों को बताता ना कि एक एडिशनल सेशन ले लिया जाए, जैसे क्लासेस में स्कूल में 0 पीरियड या फिर किसी भी ऐसे पीरियड का नाम होता था जिसमें आपको चाहे वो मोरल वैल्यूज सिखाई जाए, चाहे आपको आपकी माइंड को थोड़ा सा शार्प बनाने के लिए कुछ चीज़ें आपको बताई जाए। तो कुछ ये क्या है कि रिफ्लेक्टिव लेवल के सेशंस भी होते हैं। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर। पहले मेमोरी लेवल तक, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल तक, फिर रिफ्लेक्टिव लेवल तक, ऐसे टीचर की लेवल चलती है। ठीक है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल एंड देन रिफ्लेक्टिव लेवल। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर रिफ्लेक्टिव लेवल, MUR। ठीक है, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल। जिन बच्चों का आंसर थोड़ा भी अगर इधर मिस्टेक आ रहा है तो याद रखेंगे, पहले मेमोरी लेवल, फिर अंडरस्टैंडिंग लेवल, फिर रिफ्लेक्टिव, MUR। ठीक, चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन So which of the following is an independent variable in teaching learning process? निम्नलिखित में से कौन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में एक स्वतंत्र चर है? चलिए जल्दी से बताएंगे कौन सा है अभी। फॉलोइंग इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, टीचर, स्टूडेंट, इंस्टीट्यूशन या फिर पेरेंट्स। सो क्या होगा आंसर, जल्दी से फटाफट बताएंगे।
चलिए, तो हो जाएगा इसका क्या आंसर बच्चों, ए विल बी और राइट आंसर, ए आपका बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, दैट इज व्हाट टीचर। ठीक है, टीचर अध्यापक, ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अध्यापक एक ऐसा वेरिएबल है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के अंदर जो कि बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है, वो किसी भी डिपेंडेंट नहीं होता है, ध्यान रखना। ये कभी भी अध्यापक जिस दिन डिपेंडेंट हो गया उस दिन समझिए शिक्षा का पूरी तरीके से दमन हो जाएगा। जिस दिन टीचर डिपेंडेंट हो गया शिक्षा का दमन उसी दिन हो जाना है। तो टीचर को कभी डिपेंडेंसी नहीं, इंडिपेंडेंट होना चाहिए हमेशा, और होते भी हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो प्रत्येक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करना चाहिए? विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड शुड बी यूज्ड बाय ईच टीचर? प्रत्येक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करना चाहिए? एनालिटिकल, सिंथेटिक एनालिटिकल, ओनली एनालिटिकल या ओनली सिंथेटिक? बेटा ये क्वेश्चन पता है इतनी बार आप लोगों के लिए हो चुका है ना कि अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोग बिल्कुल भी इसमें कोई गलतियां करेंगे, सीरियसली अब मुझे ये चीज़ नहीं लगता है। बाकी आप लोग आंसर करें, देखते हैं। So the following method should be used by each teacher. चलिए, तो आपका ए बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर, ए आपका बिल्कुल परफेक्टली राइट आंसर हो जाएगा। दैट इज व्हाट एनालिटिकल सिंथेटिक, विश्लेषणात्मक सिंथेटिक। ये प्रत्येक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग करना चाहिए? विश्लेषणात्मक सिंथेटिक। ठीक है, एनालिटिकल सिंथेटिक। सबसे पहले कोई भी टॉपिक होना चाहिए तो उस पर एक टीचर को एनालाइज करना चाहिए चीज़ों को, यकीन है चीज़ों को क्या करना चाहिए बच्चों? एनालाइज करना चाहिए। ठीक है, तो आपको एनालाइज करना चाहिए। सर सिंथेटिक क्या मतलब क्या होता है, वही समझा रहा हूँ, एक्सप्लेन रुकिए। तो एनालिटिकल सिंथेटिक मतलब क्या होता है कि सबसे पहले टीचर को क्या करना चाहिए, कभी भी कोई भी चीज़ टीचर समझा रहा है तो उस कंसेप्ट को समझाने के बाद कुछ भी और समझाने के बाद एनालाइज करना चाहिए कि उस कंसेप्ट के ऊपर हम कितना एनालाइज कर सकते हैं, फिर चीज़ों को क्रिएट करना चाहिए। सिंथेटिक का मतलब समझते हैं क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो कि आपका आर्टिफिशियल हो। ठीक है, अब हम जो भी चीज़ें हमें भी बना बनाया मिल गया, मतलब क्या कि जो भी चीज़ें हमने बुक में था वो हमने पढ़ा दिया, बट उस पढ़ाने के बाद सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, ऐसा तो नहीं बिना सोचे समझे कंसेप्ट तैयार कर देते हैं, बिना सोचे समझे हम चीज़ों को बताने लगते हैं, ऐसा तो नहीं होता है ना। लेकिन उसमें और एडिशन करने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों को, उसकी चीज़ें और उसको इम्प्रूव करने के लिए, आप उसको और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए और उसको और बड़े लेवल पे समझने के लिए हम क्या करते हैं, एनालिटिकल अपना स्किल स्टार्ट करते हैं सीखना। ठीक है, तो हम एनालाइज करते हैं चीज़ों को, एनालाइज करने के बाद हम उस पर कोई ना कोई कंक्लूजन निकालते हैं। वो कंक्लूजन जो है वो उससे नहीं रिलेटेड होता जो हमने पढ़ा है, समझ रहे, जो हमने पढ़ा है वहाँ से नहीं, हम वो कंक्लूजन हमारी तरफ से होता है, मतलब क्या आर्टिफिशियल हमारी तरफ से वो होता है, राइट। तो ये एनालिटिकल सिंथेटिक ये मेथड अपनाते हैं, हर एक टीचर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो ये आपका बिल्कुल राइट है। सिंथेटिक एनालिटिकल क्यों नहीं हो सकता? रीज़न ये कि हम पहले पूरा कंक्लूजन दे दें बाद में एनालाइज करें, ऐसा होता है क्या कभी? ऐसा कभी होता है कि पहले हम पहले कंक्लूजन दे दें फिर लास्ट में हम एनालाइज करें? ऐसा कभी नहीं होता, पहले हम एनालाइज करना होता है फिर हम लास्ट में कंक्लूजन देते हैं, राइट। तो हम पूरी तरीके से एनालिटिकल भी नहीं कर सकते, पूरी तरीके से सिंथेटिक भी नहीं कर सकते, तो पहले एनालिटिकल देन सिंथेटिक, ठीक, तब ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसलिए ए होगा। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन द टर्म्स ऑफ, शिक्षण की प्रभावशीलता को किसके संदर्भ में आंका जाना चाहिए? कोर्स को कवर करने के लिए स्टूडेंट्स इंटरेस्ट या फिर लर्निंग आउटकम्स ऑफ स्टूडेंट्स या यूज ऑफ टीचिंग एड्स इन द क्लासरूम। पाठ्यक्रम कवरेज, छात्र की रुचि, छात्रों के सीखने के परिणाम, छात्रों के शिक्षण सहायक सामग्री का उपयोग। सो क्या होगा आंसर? सो जल्दी से फटाफट आप सभी बच्चों को आंसर करना है, और उम्मीद करता हूँ जितने बच्चे क्लासेस को ज्वाइन कर रहे होंगे आप लोगों को रेगुलर बेसिस पे सारे क्लासेस को देखते रहना है, और ये समझिए सारे क्लासेस के जो भी बेनिफिट्स हैं आप सभी बच्चों को तभी मिल सकते हैं जब आप लोग रेगुलर बेसिस पे सारे एजुकेटर्स की क्लासेस को ज्वाइन करते रहेंगे। ठीक है, चलिए। इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग हैज़ टू बी जज्ड इन टर्म्स ऑफ
course coverage, students interest, learning outcomes of students, use of teaching aids in the classroom. सो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या कि हम इफेक्टिव टीचिंग को तभी समझ सकते हैं, हम कुछ भी पढ़ा दे, बच्चा कितना भी पढ़ ले, समझिए, बच्चा कितना भी पढ़ ले और हम कितना भी कुछ पढ़ा दें, लेकिन जब तक उसका कुछ आउटकम नज़र नहीं आएगा तब तक हम कैसे समझ सकते हैं कि हमारे टीचिंग जो है या बच्चे का लर्निंग जो है वो इफेक्टिव है। हम बच्चे का लर्निंग तभी इफेक्टिव मानते हैं जब अपनी टीचिंग तभी इफेक्टिव मानेंगे ना जब हम कुछ न कुछ हम ऐसा करेंगे कि हमारे पास आउटकम्स निकल कर आए, ठीक है। लर्निंग आउटकम्स कि हाँ बच्चे ने ये सीखा है, बच्चे का सीखने का ये हमें रिजल्ट मिला है, ये हमें परिणाम मिला है, उस परिणाम के आधार पे हम ये समझा सकते हैं या जज कर सकते हैं ये टीचिंग कितनी इफ़ेक्टिव हुई है। समझ आ रहा है सभी को, ठीक है, समझ आ रहा है आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ कि इफ़ेक्टिवनेस हमें तभी समझ में आता है जब हमें जो आउटकम निकल कर आता है, परिणाम निकल कर जब आता है, परिमाण और परिणाम दोनों में बड़ा अंतर होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सी आपका बिल्कुल उसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स आर द 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, रिफ्लेक्टिव लेवल या पेडागोजिकल लेवल। बेटा ध्यान रखना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझिए, अब क्या ही बताएं, करवा के ही आप लोगों को भी जस्ट बताएं, ठीक है। चलिए जल्दी से फटा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है ना इसमें सेकंड जो है ना बहुत कभी कभी रुक के चल जाता है। चलिए तो ये आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ए आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अभी जस्ट क्योंकि मैंने आपको कराया अभी कि आपका जो 3 ऑर्डर, देखो अब यही होता है, देखो आप लोगों को यही समझने वाली बात है। अभी जस्ट इसके पहले क्वेश्चन आपको मैंने पूछा क्या कि कौन सा ऑर्डर सही है आपके टीचिंग लेवल के लिए, यही हमने पूछा था ना कि टीचिंग लेवल के लिए सबसे अच्छा ऑर्डर इनमें से सबसे मतलब कौन सा ऑर्डर लेवल अपनाया जाता है लेवल के हिसाब से। तो हमने ये क्वेश्चन उसमें देखा कि भैया मेमोरी लेवल पहले है, अंडरस्टैंडिंग लेवल बाद में, उसके बाद रिफ्लेक्टिव लेवल है, इस तरीके से पढ़ा। अब इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया गया, इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ लिया गया क्या, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर्स आर द 3 लेवल्स ऑफ टीचिंग, और इसमें पेडागोजिकल भी जोड़ दिया। तो अब ये 3 लेवल आपके केस में इस तरीके, तो क्वेश्चन पूछने के जो तरीके हैं वो अलग अलग हो सकते हैं, बिल्कुल ठीक है, चाहे वो हिंदी वाले हों चाहे वो इंग्लिश वाले हों। क्लियर आप सभी बच्चों को। चलिए तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इन एम्फेसिस इन मेमोरी लेवल टीचिंग इज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज, सीइंग द रिलेशनशिप अमंग द फैक्ट्स, या सिस्टमैटिक प्रेजेंटेशन टू एनेबल क्विक रिप्रोडक्शन, या क्रिटिकल थिंकिंग, या मास्टरी ऑफ कंसेप्ट, सीक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट्स, सेग्रीगेटिंग वन फीचर फ्रॉम अनदर। सो बच्चे लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलेंगे, क्लासेस को ज़्यादा से ज़्यादा नंबर्स में ज्वाइन करके लाइक और शेयर ज़रूर से ज़रूर करना है आप लोगों को। और जितने बच्चे अभी तक टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किया है, सभी स्टूडेंट्स टेलीग्राम चैनल भी ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। चलिए आंसर जल्दी से बताएंगे, और इसको ये हो गया बी, तो इसका आंसर बी आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। क्या इसलिए यहाँ तक दिख रहा था कि आपको हिंदी में ऑप्शन यहाँ पे दिख ही रहा है, ठीक है, तो उसमें कोई वो दो राय है नहीं कि आप लोग बोल दो सर ऑप्शन नहीं दिख रहा है। चलो क्वेश्चन नहीं दिख रहा था, चलो हम समझ सकते थे, तो ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 135 आपका। यहाँ मेमोरी लेवल पर अगर हम बात करें, मेमोरी लेवल पर ध्यान समझिए, मेमोरी लेवल पर अगर बात करें टीचिंग की, तो इनमें से कौन कौन से आपका 1, 3 और आपका 5 बिल्कुल है। मतलब क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ थॉट्स एंड आइडियाज़, ऑर्गेनाइजेशन के क्या थॉट्स हैं, क्या उसके आइडियाज़ हैं, किस तरीके से वो अपने थॉट्स और आइडियाज़ को
यूज़ करके चीज़ों को ऑर्गेनाइज मैनर में लेकर चलता है। सिस्टमेटिक प्रेजेंटेशंस टू एनेबल क्विक रिप्रोडक्शन, कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सीख सके, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को हम सिखा सकें और उनको कुछ न कुछ हम उनको मतलब ये समझिए कि एक नेक्स्ट लेवल पर पहुंचा सके, उसके लिए कैसा सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन कर रहा है बंदा। मास्टरी ऑफ कॉन्सेप्ट सीक्वेंसिंग ऑफ फैक्ट, किस तरीके से अपने फैक्ट को वो रिप्रेजेंट कर रहा है, उसके कंसेप्ट जो है वो कितना बेहतरीन है। तो ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे देखनी होती है। तो ये आपको मेमोरी लेवल के अंदर ये सारी चीज़ें देखनी होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, समझिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। क्लियर है सभी बच्चों को? ठीक, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा क्लास मतलब क्वेश्चन नंबर 11 का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। When the learner is self directed it is termed as, जब शिक्षार्थी स्वनिर्देशित होता है तो इसे क्या कहा जाता है? पेडागोजिकल लर्निंग, एंड्रागोजिकल लर्निंग, डिस्टेंस एजुकेशन लर्निंग या नन ऑफ द अबव? शायद हो सकता है आप लोगों को ना अभी क्या कहते हैं हिंदी वालों को नहीं दिख रहा हो, तो अभी उम्मीद करता हूँ दिख क्या होगा, तो जल्दी से फटाफट देंगे। कल आप लोगों की इतनी देर तक क्लास रात में चल गई, मतलब रात के 1-1:30 बजे तक चल गई, राइट है ना? 1:30-2 बजे तक रात में आपकी क्लास चल गई, तो बड़ा वो हो गया, परेशान हो गया, नींद भी पूरी नहीं हुई थी। फिर तो काफ़ी देर रात तक क्लास आप लोगों की चल गई। चलिए, तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी आपका बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी विल बी योर राइट आंसर, एंड्रागोजिकल लर्निंग, एंड्रागोजिकल लर्निंग। ठीक है, जब शिक्षार्थी स्वनिर्देशित होता है तो इसे क्या कहा जाता है? एंड्रागोजिकल लर्निंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंड्रागोजिकल। जब वो सेल्फ डायरेक्टेड रहता है, अपनी चीज़ों को अपनी तरीके से वो करे, ठीक है, अपने मतलब डिपेंडेंट, सेल्फ डिपेंडेंट रहे, ठीक है, इंडिपेंडेंस रहे बच्चा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स आर रिटन फॉर द स्टूडेंट एंड दे स्टेट व्हाट द स्टूडेंट इज एक्सपेक्टेड टू डू। दीज ऑब्जेक्टिव्स शुड बी, निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं और वे बताते हैं कि छात्र से क्या करने की उम्मीद की जाती है। ये उद्देश्य होने चाहिए, स्पेसिफिक होने चाहिए, ऑब्जर्वेबल होने चाहिए, मेजरेबल होने चाहिए या ऑल ऑफ द अबव? क्या होने चाहिए? तो जल्दी से आंसर करेंगे। 13th क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एक बार जल्दी से फटाफट आप सभी बच्चों को आंसर करना है। लाइक शेयर करने में कोई भी बच्चा कभी नहीं करेगा, जल्दी से आप लोगों को लाइक शेयर कर देना है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर करना है। निर्देशात्मक उद्देश्य छात्र के लिए लिखे जाते हैं वे, और वे बताते हैं छात्र से क्या करने की उम्मीद की जाती है। ये उद्देश्य होने चाहिए। Objectives are written for the students and they state that what the student is expected to do these objectives. चलिए, सभी बच्चे लोग लाइक शेयर करेंगे ज़रूर, ठीक है। तो आपका आंसर डी इसका बिल्कुल करेक्ट है। स्पेसिफिक, ऑब्जर्वेबल, मेजरेबल, ये सारे ही आंसर बिल्कुल करेक्ट हैं आपके, ठीक है। तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सच्ची बताओ, कल आप लोगों की कितनी क्लासेस हो गई ना बच्चे, एकदम थकावट सी हो गई एकदम बॉडी में। चलो, तो डी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इन कंटेक्स्ट ऑफ डायनेमिक टीचिंग एनवायरनमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? चलिए, यहाँ पे क्या लिखा है? इन कंटेक्स्ट ऑफ डायनेमिक टीचिंग एनवायरनमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है?
teacher is a dependent variable and student is an independent variable. Teacher is an independent variable and student is a dependent variable. Both teacher and student are intervening variables. या teaching is not linked with any variable. चलो कभी कभी क्या हो जा रहा है पता नहीं आप लोगों को, ऐसा क्यों रुक जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है समझ नहीं आ रहा है। चलिए जल्दी से बताएंगे। और ये ध्यान रखना है बच्चों, क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन का आंसर जो है वो टाइम के अंदर अंदर ही करना है। चलिए तो आपका इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बी विल बी योर राइट आंसर। ठीक है, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। दैट इज टीचर इज एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड स्टूडेंट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। अभी मैंने जस्ट आपको समझाया था, देखो फिर से वही कंसेप्ट समझना है आपको कि टीचर कभी डिपेंडेंट नहीं होता किसी चीज़ पे, याद है, यही याद रखना बच्चों। टीचर कभी डिपेंडेंट नहीं होता है, वो हमेशा इंडिपेंडेंट रहता है। बट जो स्टूडेंट हैं वो टोटली तरीके से डिपेंडेंट होता है। अब आप लोगों की जो क्लासेस चल रही हैं, आप लोग डिपेंडेंट हो हम एजुकेटर्स के ऊपर कि यार चलो ठीक है हमारे एजुकेटर्स इतने अच्छे हैं कि सब बढ़िया से कराएंगे, सारी चीज़ें कंप्लीट करवाएंगे, सब कुछ प्रॉपर वे में चल रहा होगा और हम बढ़िया से कंप्लीट करेंगे। इट मीन्स यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन अस, आप सभी लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो। अगर हम लोग किसी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे तो फिर तो आप लोगों की डिपेंडेंसी बेकार हो जाएगी। तो इसीलिए हमेशा जो टीचर होता है वो हमेशा स्वतंत्र रहता है, वो हमेशा किसी पर आश्रित नहीं होता है। ठीक है, एक आश्रित चर है, आश्रित नहीं होता। तो ये क्या है, कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट होता है हमेशा। टीचर हमेशा स्वतंत्र रहता है, किसी का आश्रय वो काम नहीं करना चाहता। तो ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। बट स्टूडेंट जो होता है वो एक क्या होता है, आपको ये समझना होगा, वो एक क्या होता है बच्चों, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है जो स्टूडेंट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो जल्दी से फटाफट बच्चा क्या पूछ रहा है, मनोज ए सर एक बार इंटरवीनिंग वेरिएबल बता दीजिएगा प्लीज़। अच्छा ठीक है बेटा, इंटरवीनिंग वेरिएबल का मतलब ये होता है, आप ऐसे समझे, इंटरवीनिंग वेरिएबल का मतलब ये होता है कि जब हम कोई भी ऐसे वेरिएबल जो हम एक कॉजल इफेक्ट पे कर रहे हों, एक हाइपोथेटिकल थिंकिंग के हिसाब से कर रहे हों, ध्यान से समझिएगा। हम कोई भी ऐसे वेरिएबल्स जो, ये एक ऐसा वेरिएबल होता है जो हम कोई भी चीज़ें ऑब्जर्वेशन या फिर किसी एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे हमारे पास ये वेरिएबल्स निकल के नहीं आते हैं। हम ये टोटली हम थिंक करके करते हैं, हम टोटली हाइपोथेटिकेटेड होते हैं, मतलब सोचा हुआ होता है, हम इसको इमेजिन करते हैं, राइट। तो यहाँ से जो भी रिजल्ट निकल कर आता है वो आपका होता है इंटरवीनिंग वेरिएबल। इंटरवीनिंग वेरिएबल का मतलब समझ गए कि आपका हाइपोथेटिकेटेड होता है, ये हाइपोथेटिकल होता है, आप ये ऐसे कहें, ये किसी के आपका एक्सपेरिमेंट के बिहाफ पे नहीं होता है, किसी के ऑब्जर्वेशन के बिहाफ पे नहीं होता है, ये कॉजल इफेक्ट होता है, ऐसे समझिए, ये एक कॉजल इफेक्ट होता है और यह हाइपोथेटिकेटेड होता है। ठीक है, हाइपोथेटिकेटेड होता है और ये एक तरीके का आपका किसी प्रकार के एक्सपेरिमेंट के उस पर डिपेंडेंट नहीं होता है। तो ये आपका इंटरवीनिंग वेरिएबल्स होता है। तो सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा क्या, रिफ्लेक्टिव लेवल। एट विच ऑफ द फॉलोइंग टीचिंग लेवल्स इज क्लासरूम एनवायरनमेंट रिक्वायर्ड टू बी सफिशिएंटली ओपन एंड इंडिपेंडेंट। तो वो क्या बच्चों, रिफ्लेक्टिव लेवल। क्योंकि आपको पता है ना, मेमोरी लेवल, अंडरस्टैंडिंग लेवल, जहाँ पर तो दो तरीके के टीचर थोड़ा सा क्या रहता है,
की चीज़ों को रिलेट होकर बताता है। बट जो सी वाला रिफ्लेक्टिव लेवल है, इसमें कोई रिलेशन या फिर इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है, और ये पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट होकर जो सही चीज़ लगता है, जो अच्छी चीज़ होती है, वो सारी चीज़ें इसमें रिफ्लेक्टिव लेवल में बताता है ना। तो इसीलिए रिफ्लेक्टिव लेवल सेशन होता है। तो ये सारी चीज़ें नहीं, बल्कि यहाँ पे सी रिफ्लेक्टिव लेवल हो जाएगा। बेटा कभी क्वेश्चन ना समझ के आंसर करो। ऑल ऑफ दी अबव हर जगह नहीं होता है डी आंसर, बच्चों ध्यान रखिएगा। डी हर जगह नहीं होगा, ना ही ऑल ऑफ दी अबव हर जगह होगा, ठीक है। समझ गए आप लोग? ठीक है, तो इसका सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी विल बी योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक बार पूछ लेते हैं, एक और क्वेश्चन। व्हाट इज द मीन बाय द टर्म करिकुलम? करिकुलम का मतलब क्या है? व्हाट इज द मीन बाय टर्म करिकुलम? व्हाट इज मीन बाय द टर्म करिकुलम? पाठ्यचर्या शब्द का क्या अर्थ है? इसको हिंदी में नहीं दिख रहा हो, आप लोग अभी देख सकते हैं हिंदी में, ठीक है। अभी आप लोगों को प्रॉपर तरीके से दिख रहा होगा, हिंदी वाले बच्चों को भी, ठीक है। तो जल्दी से बताएंगे व्हाट इज द मीन बाय टर्म करिकुलम का आंसर क्या होगा? व्हाट इज मीन बाय टर्म करिकुलम? पाठ्यचर्या शब्द का क्या अर्थ है? द सब्जेक्ट ऑफ स्टडी ऑफर्ड बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, ऑर्गेनाइज्ड गोल ऑफ लर्निंग एंड अदर एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू रियलाइज सेट गोल्स, द प्रिस्क्राइब्ड syllabi in the various subjects plus practical courses and projects, dissertation, a theory and practical courses to be completed to qualify for a लेवल ऑफ एजुकेशन। तो बी इसका बिल्कुल एकदम सही आंसर हो जाएगा। बी विल बी योर राइट आंसर। बी आपका बिल्कुल परफेक्टली दैट ऑर्गेनाइज्ड होल ऑफ लर्निंग एंड अदर एक्सपीरियंसेस प्रोवाइडेड बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस टू रियलाइज सेट ऑफ गोल्स। तो आपका ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये टाइमर मुझे लगता है रुका ही रहेगा, हम बढ़ जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द क्लासिफिकेशन ऑफ कॉग्निटिव डोमेन वॉज प्रेजेंटेड बाई बेंजामिन एस ब्लूम, स्किनर, क्रैथहोल या सिम्पसन। संज्ञानात्मक डोमेन का वर्गीकरण किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? बेंजामिन एस ब्लूम के द्वारा, स्किनर के द्वारा, या क्रैथहोल या सिम्पसन। सो क्या राइट आंसर होगा आपका? जल्दी से फटाफट बताएंगे। The classification of cognitive domain was presented by Benjamin S. Bloom, Skinner, Krathwohl या फिर Simpson. Which will be your right answer? So too fast. चलिए, तो आप सभी बच्चों का आंसर क्या होगा? जल्दी से फटाफट बताएंगे टाइम के अंदर आंसर। मैं बार बार बोलता हूँ, और आंसर जितने भी बच्चे क्लासेस को ज्वाइन करेंगे सभी स्टूडेंट्स पहली बात तो लाइक शेयर कर दे, और आंसर हर एक बच्चे को करना है। आंसर हर एक बच्चा चलिए, तो जल्दी से फटाफट आंसर करेंगे क्या होगा इसका आंसर। तो टाइमर से लेना देना नहीं है आप लोगों का। टाइमर कभी कभी क्या होता है बीच में कभी कभी रुक जाता है, तो आप टाइम के अंदर अंदर आपको एक एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि चलो 1 मिनट आंसर है तो 1 मिनट के अंदर टाइम के अंदर अंदर आपको आंसर करना है, राइट। तो आप लोगों को टाइम के अंदर अंदर आंसर करना तो है ही वो, ठीक है। तो जल्दी से फटाफट आंसर बताएंगे क्या होगा। चलिए, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दैट इज़ व्हाट बेंजामिन एस ब्लूम। अभी स्टार्टिंग में आपको एक इसी के रिलेटेड कोई आप लोगों को बेंजामिन फ्रैंकलिन का आपको एक थॉट बताया था ना प्यारा सा, बेंजामिन एस ब्लूम इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए, लाइक शेयर करने में कोई बच्चा कमी नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर करिए, फिर 19, फिर 20, 20 क्वेश्चन करके फिर हम क्लास को खत्म करेंगे। टू मेक यूज़ ऑफ प्रीवियसली लर्नड मटेरियल इन न्यू सिचुएशन इज, पूर्व सीखी गई सामग्री की नई स्थिति में उपयोग करना है। कॉम्प्रिहेंशन, एप्लीकेशन, नॉलेज या फिर एनालिसिस। बहुत ही कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है।
तो इस चीज़ का ध्यान रखें, बहुत कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, तो आप लोगों को कंसेप्ट को समझ के तब आंसर करना है, ऐसे ही अपने मन से जो भी मन में आए वैसे आंसर नहीं करना है, ठीक है। तो मेक यूज़ ऑफ प्रीवियसली लर्न, जो आपने पहले पढ़ा है उस मटेरियल को अब कोई नए सिचुएशन में आप उसको क्या कर रहे हो, यूज़ कर रहे हो, तो उसको क्या बोलते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, कॉम्प्रिहेंशन बोलते हैं, एप्लीकेशन बोलते हैं, उसको नॉलेज बोलते हैं, उसको हम एनालिसिस कहते हैं। तो ये कंसेप्ट मैंने समझाया भी है, अब चाहेंगे तो आप उसको, अगर वो अंडरस्टैंडिंग याद आ रही होगी, अगर जो मैंने समझाया है, तो आप लोग ज़रूर उसका आंसर कर पाएंगे और बहुत सही आंसर कर पाएंगे, पूरा एग्जैक्ट आंसर कर देंगे। चलिए, तो जल्दी से फटाफट लाइक शेयर भी क्लासेस को आप सभी स्टूडेंट्स को कर देना भाई, लाइक शेयर भी कर दिया करिए क्लासेस को आप लोग, ठीक है। चलिए, तो बेटा आप लोगों का आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, बी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ व्हाट एप्लीकेशन। हमेशा जब हम कोई पुरानी चीज़ों को लेकर अगर हम नई चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं पुरानी चीज़ों को, पुरानी पढ़ी हुई मटेरियल को यूज़ करके नई चीज़ों को बना रहे हैं, ऐसी सिचुएशन मतलब हम अप्लाई कर रहे हैं, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं ना हम, तो हम चीज़ों को, है ना, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन करते हैं, तो ये हमारे क्या है, अप्लाइड करते हैं, तो इस पर इसका हम क्या बोलते हैं, इस सिचुएशन का एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 क्या होगा, द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज सिंथेसिस, एनालिसिस, कॉम्प्रिहेंशन या इवैल्यूएशन। संज्ञानात्मक क्षेत्र का उच्चतम स्तर क्या है, संश्लेषण, विश्लेषण, समझ या फिर मूल्यांकन। चलिए, चलिए तो फटाफट आंसर करेंगे, क्या होगा बच्चों आप लोगों का आंसर क्वेश्चन नंबर 19 का। इसके बाद हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे, फिर क्लासेस को हम करेंगे एंड। तो जल्दी से फटाफट बताएंगे क्या होगा आंसर, द हाईएस्ट लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन इज सिंथेसिस, एनालिसिस, कॉम्प्रिहेंशन या इवैल्यूएशन। व्हाट विल बी योर राइट आंसर। तो डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज व्हाट इवैल्यूएशन। मतलब बच्चों को आप थोड़ा सा टीचिंग एप्टीट्यूड से और हर एक क्वेश्चन से एकदम बढ़िया से पढ़ाई पढ़ चुके हैं, अभी अब लगता है कि हाँ तैयारी आप लोगों की अच्छी खासी हो गई है। पहले भी लगता था, ऐसा नहीं, मुझे पता है यार आप लोग इतने स्ट्रॉन्ग हो, तैयारी बहुत अच्छी कर रहे हो आप लोग, ठीक है। तो यही कंसेप्ट आप लोगों का मुझे ज़रूरत है, यही आप लोगों की क्या कहते हैं उसको, मेहनत की ज़रूरत है। तो एट अथॉरिटेरियन लेवल टीचिंग इज टीचर सेंटर्ड होता है, चाइल्ड सेंटर्ड होता है, हेड मास्टर सेंटर्ड होता है, एक्सपीरियंस बेस्ड होता है। अधिनायकवादी स्तर पर शिक्षण क्या है, वो शिक्षक केंद्रित होता है, बाल केंद्रित होता है, प्रधानाध्यापक केंद्रित होता है, या अनुभव के आधारित पर होता है। सो जल्दी बताएंगे। और बच्चों आप लोगों को लाइक शेयर करना ज़रूर करना है, जल्दी से फटाफट लाइक शेयर भी कर दे जाए क्लासेस को, आप सभी स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चों को लाइक शेयर भी करते जाना है क्लासेस को, ठीक है। जितने भी स्टूडेंट्स हैं सभी बच्चे लोग लाइक शेयर करते जाए, जिससे कि सारे स्टूडेंट्स क्लासेस, जो भी बच्चे को नहीं मिल पा रही है, जो बच्चे एफर्ट नहीं कर पा रहे हैं, उनको फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ना है, तो आप लोगों के हेल्प से ही उन बच्चों तक ये क्लासेस पहुंच सकती हैं, और हो सकता है उनकी हेल्प बहुत हो जाए आप लोगों के थ्रू, है ना। तो इसलिए आपको बोला जाता है। और लाइक क्यों बोलता हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है, टीचर का मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। आप लोगों को जैसे मोटिवेशन चाहिए होता है ना कि आपको पढ़ाई बहुत अच्छी कर सको, तो इसी तरीके से हम लोगों के लिए आप लोग कुछ ना कुछ ऐसा मोटिवेशन करना होता है, जिससे कि हम लोगों को पढ़ाना बहुत अच्छे से हो, ठीक है, हम लोग कभी वो ना हो, ठीक है। चलिए, तो ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे जो मुझे आप लोगों को करवाने थे, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छी लगी होगी क्लासेस, सभी स्टूडेंट्स को अच्छा लगा होगा। तो चलिए फटाफट आप लोग तो उम्मीद करता हूँ पसंद आई होगी, और आप लोगों को बस इसी तरीके से रेगुलर बेसिस पे क्लासेस को ज्वाइन करते रहना बच्चों। किसी बच्चे को कोई भी क्लास, अभी ये समझिए 6 तारीख तक तो कोई भी स्किप नहीं करना है, बाकी 6 से 11 के बीच में क्लासेस होगी, फिर भी किसी को क्लास कोई स्किप नहीं करना है, ठीक है। चलिए, तो किसी प्रकार का अगर कुछ क्वेश्चन है तो आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आप सभी स्टूडेंट्स में से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, जिससे कि आप सभी बच्चों को मैं आंसर कर सकूं, और सभी स्टूडेंट्स को क्या कन्फ्यूजन है बच्चों, क्या कन्फ्यूजन है। अथॉरिटेरियन लेवल क्या होता है, अथॉरिटेरियन लेवल जहाँ पे टीचर एक अपनी पावर को यूज़ करता है,
टीचर अगर अपनी पावर को यूज़ कर रहा है, पावर यूज़ करने का मतलब यह है कि एक अथॉरिटी लेवल पर वो अगर काम करता है जब, तो इस टाइप के बोलते हैं अथॉरिटेरियन लेवल। क्लियर है सभी बच्चों को? जैसे प्रिंसिपल में पावर्स को यूज़ करता है, तो ये क्या है, कहने के अथॉरिटी लेवल पर वो यूज़ करता है, और वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल वहाँ भी डिपेंडेंसी, वहाँ भी बिल्कुल इंडिपेंडेंट होता है। तो किसी प्रकार का अगर कोई क्वेश्चन है तो आप सभी स्टूडेंट्स मुझसे पूछ सकते हैं। आप लोग को जो भी पहली बार क्लासेस में आए, सभी स्टूडेंट्स चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ठीक है? सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देंगे, ऑल पर क्लिक कर देंगे, जिससे आपको सारी क्लासेस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और आप सभी स्टूडेंट्स को लाइक ज़रूर कर देना है। एक लाइक तो भाई बनता है, इतने देर की वीडियो के लिए आप लोगों के लिए इतनी मेहनत की, तो एटलीस्ट एक लाइक तो आप लोग कर ही दें, ठीक है? एक एक बच्चा एक लाइक भी करेगा तो कितने सारे लाइक्स होंगे, राइट? सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का। मज़ा आया आप लोगों के साथ क्लास लेने में। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को भी इंटरेस्टिंग लगा होगा। इस कोड का ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करेंगे, जिससे आपको 10% का ऑफ मिल सके, ठीक है? और आप सभी बच्चे लोगों को क्या कर देना है भाई, लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना है, ठीक है? लाइक शेयर सब्सक्राइब आप सभी बच्चों को ज़रूर कर देना है, ठीक है? लाइक शेयर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का। ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखें। मिलते हैं आप लोगों से एक शानदार से ऐसे ही क्लास में, और उम्मीद करता हूँ आप लोगों को क्लासेस ज़रूर पसंद आई होंगी। और आप सभी लोगों को बस यही मैं बोलूँगा कि आप लोग रेगुलर बेसिस पर क्लासेस को ज्वाइन करते रहें। सभी स्टूडेंट्स को किसी को स्किप नहीं करना है, और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए, और बढ़िया से पढ़ाई लिखाई करिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, और बढ़िया से आप लोग एक समाज में गलत चीज़ों को होते हुए भी रोकें, और गलत अफवाहों को भी रोकें, और खुद भी गलत अफवाहों से बचें। और जितना हो सके उतने ज़्यादा क्लासेस के जितनी अभी ज्वाइन हो रही है, और मुझे कोई टेंशन नहीं लेना है एग्ज़ाम के लिए भाई। थोड़ा बहुत अगर है तो चलो वो जायज़ है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि एग्ज़ाम है, इतना बड़ा एग्ज़ाम देने जा रहे हो तो भाई टेंशन तो होना बहुत ज़रूरी है। बट एकदम उसमें भूल में नहीं जाना, अरे यार एग्ज़ाम ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो ठीक है? तो इसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होना है। सो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का, दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद।